दोस्तों अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या ऐसी चैलेंजेस थे टोयोटा के सामने जिसकी वजह से टोयोटा ने मारुति के साथ कोलैबोरेशन किया। सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। सो टोयोटा की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसको एक मिड सेगमेंट कंपनी लाइक मारुति सुजुकी के साथ पार्टनरशिपिंग करनी पड़ी। आप सभी लोग जानते हैं कि टोयोटा इंडिया में फॉर्च्यूनर और इनोवा के दम पे बहुत अच्छा सेल करती है, बट एक टाइम ऐसा भी था जब टोयोटा ने मिड सेगमेंट में आने की कोशिश की थी और ये टाइम था 2014 के आसपास का। उस टाइम टोयोटा अपनी दो पॉपुलर गाड़ियाँ एटियोस एंड यारिस के साथ, जो कि एक सेडान गाड़ी थी, उससे उसने एंट्री की। इनिशियल में जो टोयोटा कंपनी थी वो अपनी एसयूवी के लिए काफ़ी फेमस थी, बट उसने मीडियम सेगमेंट में आने के लिए यारिस और एटियोस के साथ ट्राई किया। इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी थी, फंक्शनैलिटी थी, उसकी वजह से कस्टमर्स ने इसको हाथों हाथ लिया। बट क्योंकि इसकी सर्विसिंग और ड्राइव क्वालिटी बहुत ही बढ़िया थी तो ये टैक्सी फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। और इंडिया में कल्चर रहा है कि कोई भी गाड़ी अगर टैक्सी फील्ड में फेमस हो जाती है तो जो इंडिविजुअल कस्टमर होता है, जो प्राइवेट कस्टमर होता है, वो उस गाड़ी को हाथ नहीं लगाता है। इसका एग्जाम्पल इंडिका और मारुति स्विफ्ट डिज़ायर का आपको पता ही होगा। तो यही रीज़न था कि जो इन दोनों गाड़ियों की पॉपुलैरिटी थी वो इंडिया में घटती गई। उसके बाद टोयोटा ने अपनी अच्छी गाड़ियाँ जैसे कोरोला और यारिस को भी लॉन्च किया, दोनों सेडान थी। बट 2014 के बाद 16-17 में जो इंडियन मार्केट है वो एसयूवी की तरफ शिफ्ट हुआ। बहुत सारी गाड़ियाँ जैसे क्रेटा, ब्रेजा, ये सब आ गई। सो जो मीडियम क्लास फैमिलीज़ थी, जो एक टाइम पे ऑल्टो, स्विफ्ट पे डिपेंडेंट थी, वो एसयूवी में शिफ्ट हो गई। और इस शिफ्ट ने टोयोटा की जो मिड सेगमेंट गाड़ियाँ थी उनको बहुत ज़्यादा झटका दे दिया। यही रीज़न था कि जो टोयोटा है उसको मिड सेगमेंट की गाड़ियाँ बंद करनी पड़ी। इस पॉइंट पे दूसरी चीज़ ये भी है कि जो टोयोटा है उसकी जो मॉडल गाड़ियाँ होती हैं, उसकी जो गाड़ियाँ हैं वो एसयूवी सीरीज़ की होती हैं, लाइक फॉर्च्यूनर और इनोवा। और इंडिया में टैक्स सिस्टम गाड़ियों को लेके बहुत हाई है। हम लोगों को 28% जीएसटी और 22% का सेस 1500 सीसी गाड़ी से ऊपर पे देना पड़ता है। इसमें दो कंडीशंस होती हैं, जैसा आपको टेबल में दिख रहा होगा। अगर आपकी गाड़ी 1500 सीसी से ऊपर है और उसकी लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा है तो आपको 50% का टैक्स गाड़ी के एक्स शोरूम पे देना पड़ता है। तो अगर मैं एक रफ आपको एक कैलकुलेशन बताऊं तो 17 लाख की गाड़ी जो फॉर्च्यूनर का रेट है वो 17 लाख रुपए है। आपको जान के शॉक होगा, बट जीएसटी लगने के बाद, सारे टैक्सेस कैलकुलेट करने के बाद वो 34 लाख की एक्स शोरूम पे आती है। और जब वो ऑन रोड पे आती है तो उसका प्राइस 34 से 45 पे चला आता है बिकॉज ऑफ आरटीओ इंश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें टोयोटा के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी वो है टोयोटा का इंजन। टोयोटा वर्ल्ड वाइड अपने डीजल इंजन के लिए जानी जाती है। अगर आप इनोवा की बात करें, फॉर्च्यूनर की बात करें, इनकी क्वालिटी की बात करें तो ये 10-10 लाख किलोमीटर की ड्राइव अचीव कर लेती हैं विदाउट एनी पार्ट चेंज। डीजल इंजन की वजह से जो साइज़ है गाड़ी का वो बड़ा होता है, इंजन का साइज़ बड़ा होता है, उसकी वजह से जो टैक्स है उसमें टोयोटा बहुत ईजिली आ जाती है। और यही सारे चैलेंजेस हैं कि जो टोयोटा है वो धीरे धीरे फोर्ड की तरह इंडिया में अपना लॉन्चिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है। कि स्टेटमेंट था टोयोटा के सीईओ का कि इंडियन गवर्नमेंट को इंजन के एफिशिएंसी मींस जो परफॉर्मेंस होता है सीसी वाइज और कार की साइज़, उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो एमिशन पे लगाना चाहिए, मतलब जो टेल गेट से एग्जॉस्ट है उसमें कितना एमिशन इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे टैक्स लगाना चाहिए। और मैं भी इस पॉइंट पे स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, बिकॉज टोयोटा जैसी कंपनियाँ अगर फोर्ड की तरह इंडिया से अपना काम समेटती हैं तो मारुति जैसी कंपनियों का बोलबाला फिर से इंडियन मार्केट में होगा। और आप जानते हैं कि क्वालिटी वाइज मारुति कहाँ पे है और टोयोटा कहाँ पे है। आपको ये भी पता होगा कि ग्लोबल मार्केट में जो टोयोटा है वो बहुत ही अच्छा करती है परफॉर्म हाइब्रिड मॉडल के अंदर। हाइब्रिड गाड़ियों में BMW और जो Hyundai कंपनी है कोरियन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब टोयोटा से ही सप्लाई लेती हैं। इसी रीज़न से ग्लोबल मार्केट में जो टोयोटा है वो हाइब्रिड के अंदर सबसे टॉप प्लेयर है। बट अगेन अगर वो इंडिया के अंदर हाइब्रिड लेके आता है तो उसको जीएसटी मिला के 43% का टैक्स देना पड़ता है। और इंडिया में जो बायर्स हैं कार सेगमेंट के वो सिर्फ 10% एसयूवी और प्रीमियम कार सेगमेंट के हैं। बाकी जो 90% बायर हैं उनकी जो रेंज है वो 5 to 7 लाख रुपीज़ की है। तो हाइब्रिड कार का तो सवाल ही नहीं उठता कि वो इंडिया में लॉन्च होने वाली है टोयोटा के एंड से। इसीलिए जो टोयोटा की ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं एसयूवी लेवल की, वही एक प्रीमियम सेगमेंट के कस्टमर खरीदते हैं और जो मिड सेगमेंट की गाड़ियाँ होती हैं वो टोयोटा को बंद करनी पड़ी।
अब दोस्तों यही सारे जो फेलियर्स थे, लाइक जब टोयोटा ने अपनी मिड सेगमेंट की गाड़ियाँ लॉन्च की वो टैक्सी सेगमेंट में चली गई। उसके बाद जो इंडिया का टैक्स सिस्टम है वो भी एक बड़ा चैलेंज है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की इंडियंस में एक कैपेबिलिटी होती है, इंडियंस की एक बाइंग कैपेसिटी है कि वो क्वालिटी जो है उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, बट जो माइलेज है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मतलब उनको 5 से 7 लाख रुपए में सारी फंक्शनैलिटी भी चाहिए, 24 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इतना ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। बट हाँ, कुछ कंपनियां हैं इंडिया में जो सस्ते दाम पे गाड़ियां बेचती हैं बट क्वालिटी से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर देती हैं, और हम इंडियंस को उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। यही रीज़न है कि कुछ कंपनियों की सेल्स 50% है, बाकी कंपनियां 4% के रेशियो पे चल रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट है और ये सारी कंपनियां अपने हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, क्योंकि इंडिया में अभी तक कोई एनकैप और यूरो कैप की तरह नॉर्म्स नहीं हैं जिसका ये सारी कंपनियां फ़ायदा उठाती हैं, और गवर्नमेंट के भी इसमें हाथ बंधे हुए हैं। इसी रीज़न की वजह से जो कंपनियां हैं वो बिल्ड क्वालिटी ख़राब करती जा रही हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप स्विफ्ट 2010 की बात करोगे, मींस जो स्विफ्ट का मॉडल 2010 में आता था वो, और जो 2020 में लॉन्च हुआ है, मतलब जो 3rd सीरीज़ की स्विफ्ट है, उसमें 250 किलो वेट का अंतर है, राइट। तो आप इससे समझ सकते हैं, मतलब एक गाड़ी स्विफ्ट जो लॉन्च हुई थी वो 1000 किलो की थी, और जो नई गाड़ी लॉन्च हुई है 3rd जनरेशन वाली वो सिर्फ और सिर्फ 750 किलो की है। तो आप ऐसे देख सकते हैं क्वालिटी में कितना शिफ्ट हुआ है। इसमें मारुति का स्टेटमेंट आता है कि वो माइलेज को मेंटेन करने के लिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो ये भी एक रीज़न रहा टोयोटा के फेलियर होने का। तो जब किसी कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो उसको कोलैबोरेशन में ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे इंडिया में टोयोटा ने मारुति के साथ कोलैब किया, और यही रीज़न है कि जो आपकी मारुति बलिनो है वो ग्लेंजा के नाम से टोयोटा बनाती है, और जो मारुति ब्रेज़ा है उसको वो अर्बन राइडर के नाम से बेचती है। अब इसमें कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ बैजिंग चेंज हुई है। मारुति ब्रेज़ा है, जब उसको हम अर्बन क्रूज़र के नाम से बेचते हैं तो उस पर टोयोटा की बैजिंग कर देते हैं और थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हो आते हैं। इसी की वजह से जो कस्टमर है वो टोयोटा की तरफ फिर से आता है, क्योंकि टोयोटा का वो ट्रस्ट मेंटेन है कि इसकी क्वालिटी अच्छा होगी। बट ट्रस्ट मी गाइस, इंडिया में क्वालिटी सेम है। अगर मारुति से टोयोटा गाड़ी खरीदता है, रीबैचिंग करता है, तो उसमें क्वालिटी में कोई भी अपडेट नहीं होगा, और यहीं पर इंडियन जो यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो फूल बन जाते हैं। कोलैबोरेशन है और टोयोटा का, अगर आप उसको यूरोपियन मार्केट में देखेंगे तो वहाँ पे जो मारुति से ली हुई गाड़ियाँ हैं वो टोयोटा खुद मैन्युफैक्चर करता है अपने प्लांट में। बट इंडिया और अफ्रीका मार्केट में सिर्फ और सिर्फ रीबैजिंग का काम चल रहा है। इसीलिए अगर आप देखेंगे ग्लेंजा की भी जो बिल्ड क्वालिटी है जो बलिनो से कॉपीड है, और जो अर्बन क्रूज़र की बिल्ड क्वालिटी है जो ब्रेज़ा से कॉपीड है, वो सेम टू सेम है। बस हाँ, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस की वजह से हम उसको हाथों हाथ खरीद लेते हैं। तो यही रीजंस हैं, यही मजबूरियाँ रही कि टोयोटा को मारुति जैसी कंपनियों से हाथ मिलाना पड़ा। भारत में कोलैबोरेशन करके कार बनाना काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। टोयोटा ने इसको सेंस किया और उसकी सेल्स आफ्टर कोलैबोरेशन विद मारुति काफ़ी बढ़ गई है। बट सिर्फ रीबैजिंग करने से हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हम कहीं ना कहीं जो कंपनी है उसका भी ट्रस्ट डाउन करते हैं। सो मेरी टोयोटा से अपील है कि वो अपने जो बिज़नेस नॉर्म्स हैं और जो उनकी क्वालिटी है उसमें थोड़ा अपग्रेड लाए। अगर वो मारुति से खुद की गाड़ियों को कंपेयर कराएगी तो जो कस्टमर का ट्रस्ट है टोयोटा की रिलायबिलिटी पे, बिल्ड क्वालिटी पे, वो कैसे मेंटेन होगा। सो ये मेरा फाइनल कमेंट है जिसमें मैं गवर्नमेंट को ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में 3 चीज़ों पर फोकस करवाना होगा ऑटोमोबाइल कंपनी को। सबसे पहला, सेफ्टी नॉर्म्स। हमें यूरो कैप और एन कैप की तरह एक नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़, हमें टैक्स में ऑटोमोबाइल कंपनी को थोड़ा सा रिलीफ देना पड़ेगा। हम अभी 50% GST और सेस दे रहे हैं, तो गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली, तो जो अच्छी कंपनियाँ गाड़ियाँ अच्छी क्वालिटी की बनाती हैं, बिल्ड क्वालिटी की बनाती हैं, वो ऑटोमेटिकली इंडिया को लीव कर जाएंगी, अपना बिजनेस समेट देंगी। फोर्ड को मैं उसमें एक अच्छा एग्जाम्पल मानता हूँ, शेवरले को भी मैं एक अच्छा एग्जाम्पल मानता हूँ, जिन्होंने इंडिया में काम करना बंद कर दिया। सो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी पड़ेंगी ताकि क्वालिटी और स्टैंडर्ड यूरोपियन मार्केट की तरह इंडिया में भी मेंटेन रह सके। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर भी कर सकते हैं ताकि हमको रियलिटी पता लगे। अभी क्या हो रहा है कि मारुति का नाम लेके या टोयोटा का नाम लेके गाड़ियाँ खरीद लेते हैं और उसके बाद में हमें पछतावा होता है कि क्वालिटी से हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। सो आपको अवेयर रहना है, और अब अवेयर तभी रह पाएंगे जब आप सक्सेस शाला विद आदित्य को सब्सक्राइब करेंगे।